विपक्ष को लगता है कि पलायन है। मैं तो बहुत पलायन नहीं मानता। विपक्ष को पता नहीं है कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था। अब मैं स्वयं वित्त मंत्री रहा हूँ। हमारे यहाँ कुशल कारीगर हैं, कुशल श्रमिक हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है। उनकी मांग दूसरे राज्यों में है, तो फिर जाते हैं और आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे। श्री नीतीश कुमार जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिहार का कोई भी नौजवान, चाहे वो मुख्यमंत्री का बेटा हो या तारकिशोर प्रसाद का बेटा हो, अगर उनका पुत्र राजनीतिक क्षेत्र से अगर राज्य की सेवा करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कठिनाई है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि आज बिहार में बजट पेश हुआ है, जिसको लेकर खूब सियासत हो रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहले आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैसे देखते हैं इस बजट को और इस बार बिहार के लिए क्या कुछ खास है? अरे देखिए, इस बार का बजट का आकार भी काफी बड़ा है, क्योंकि हम सब जो बिहार के मतदाताओं से, बिहार के लोगों से जो वायदे किए हैं वो उन वायदों को पूरा भी कर रहे हैं। आप देखिए होंगे कि लगातार हम सब शिक्षकों की नियुक्ति और अभी 12 लाख रोजगार देने की भी बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हम सबों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण इसको प्राथमिकता दी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बार प्रगति यात्रा में दौरा किया, तो कई जो आधारभूत संरचनाएं, जीवन के जो विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उसमें जो कमियां थी उसके भी वायदे किए और कैबिनेट से उन्होंने पारित भी किया। लगभग 3,17,000 करोड़ का ये बजट है। और बजट में आपने देखा होगा कि एक तो मुजफ्फरपुर में एक कैंसर संस्थान है, फिर बेगूसराय के लिए भी सरकार ने घोषणा की है। और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की लगातार नियुक्ति, फिर विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को ठीक करना, फिर जो आवश्यक चीज़ें हैं शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, उन सारी चीज़ों को सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बेहतर हो। क्योंकि समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका है, जो मध्यवर्गीय तबका है, वो सरकारी विद्यालयों से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। और स्वाभाविक भी है, हमारे राज्य की वो आत्मा है, एक बड़ी आबादी है, और वो जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो हम बहुत बेहतर बिहार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम सब लगातार काम कर रहे हैं। समाज कल्याण के क्षेत्र में भी जो समाज का अलग अलग तबका है, हमारी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, जो हमारी परित्यक्त मुस्लिम हमारी माताएं बहनें हैं, सबों के लिए सरकार ने एक बेहतर सोच बनाई है। और खास करके विपक्ष के तो विपक्ष कह रहा है कि आप लोग ने पलायन के लिए क्या कुछ किया, बिहार वासियों के लिए तो आप लोग कुछ काम ही नहीं किया। देखिए, आखिर हम लोग जो इतना रोजगार दे रहे हैं, 12 लाख रोजगार का और फिर लक्ष्य है, लगातार हमारी सरकार नियुक्तियां कर रही है। तो आखिर अगर पलायन है, विपक्ष को लगता है कि पलायन है, मैं तो बहुत पलायन नहीं मानता। इतना जरूर मानता हूं कि हमारे यहाँ कुशल कारीगर हैं, कुशल श्रमिक हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है। उनकी मांग दूसरे राज्यों में है, तो फिर जाते हैं और आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कोई रोजी रोटी के अभाव में दूसरे राज्य जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम चाहते हैं कि जो हमारे कुशल हमारे लोग हैं राज्य के, वो बिहार की तरक्की के लिए ज़्यादा काम करें। उसके लिए धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हम सब ला रहे हैं। क्या जो विपक्ष को पता नहीं है कि 2005 के पहले का
बिहार कैसा था। अब मैं स्वयं वित्त मंत्री रहा हूँ और ऐसे समय में वित्त मंत्री रहा हूँ जो कोरोना काल का एक बड़ा दंश राज्य ने झेला है। लेकिन हम सबों ने भी बड़े आकार का बजट बनाकर जो 7 निश्चय 2 के जितने भी अलग अलग आयाम थे, उन आयामों को हम सबों ने पूरा करने का प्रयास किया। आज 3-3 विश्वविद्यालय का निर्माण हम लोग अपने कालखंड में किए थे। आज इतने अच्छे सारे स्टेडियम बन रहे हैं। सभी पंचायतों में नौजवानों के शारीरिक और उनके उनमें जो खेल में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है, उसके लिए अलग अलग खेल के मैदान बन रहे हैं। तो देखिए आप स्नेहा, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारी सरकार एक एक जीवन के हर क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास किया है। इसके साथ ये साल तो चुनावी साल भी है, तैयारियां भी चल रही हैं। दिलीप जायसवाल जी ने ये कह दिया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा। इसको लेके काफी चर्चा मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं एक ये भ्रम की स्थिति बनी है। कुछ प्रक्रियाएं होती है जिसका पालन एक राजनीतिक दल के नाते करना पड़ता है, विधायक दल के को करना पड़ता है। तो लगता है कि उसी संदर्भ में वो बातें कही होंगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे। तो जो हम चुनाव में हमारा चेहरा होगा, तो स्वाभाविक है कि वो वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी ही नहीं, सीएम निश्चित तौर पर श्री नीतीश कुमार जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। 2025 नीतीश कुमार जी के नाम है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री होने की बात हो रही है, और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता जो है मिल के साठगांठ कर रहे हैं ताकि उनके बेटे चुनाव में नजर ना आए, राजनीति ना करे। इसको कैसे देखते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बिहार का कोई भी नौजवान अगर बिहार में राजनीतिक क्षेत्र से अगर कोई राज्य की सेवा करना चाहता है तो उनकी स्वतंत्रता है, चाहे वो मुख्यमंत्री का बेटा हो या तारकिशोर प्रसाद का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो। तो देखिए इसमें कहीं कोई अलग नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। वो हम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का पुत्र है। एक लंबी पारी श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास में, बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर एक दैदीप्यमान ध्रुव तारा के तौर पर अपने को स्थापित किया है। अगर उनका पुत्र राजनीतिक क्षेत्र से अगर राज्य की सेवा करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कठिनाई है। शेष तो राजनीतिक दल है, वो तय करते हैं कि हमारा कौन नेता होगा, हम किसके नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का राजनीति, उसको कोई ऐतराज होगा। और जहां तक रहा कि विपक्ष इन बातों को कहना, देखिए उसका काम है कहना, उनका काम है कहना, और हम सबों का काम है राज्य का विकास करना। तो देखिए, ये साल बिहार के लिए चुनावी साल है और चुनावी साल का आगाज धमाकेदार हुआ है, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये मुकाबला जो है और ये चुनावी माहौल जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।